क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑप्टिक्स का आज का दूसरा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस टॉपिक से आज हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो आपको इसका अगला टॉपिक, जिसका नाम लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपना एम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज इस ऑप्टिक्स 2 में हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक करने वाले हैं। 2 टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ये वाला टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। और इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, हम इसको कवर करने वाले हैं। अगर आपको रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस नाम का टॉपिक समझ में आ गया तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। पर अगर आपको पहला टॉपिक नहीं समझा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी नहीं समझेगा। और लेंस मेकर फॉर्मूला आप किसी से भी जाके पूछ लो, सब लोग सर पटकते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उनको लगता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, पर इतना सिंपल है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, सो जैसे लेक्चर का एम आपको पता चल गया, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। कृपया करके अच्छे से ध्यान दें, रिफ्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट आर और पार चली जाती है एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा नहीं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेंगे। थैंक यू आनंद। मुझे लगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मेरे दिमाग से ही निकल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम ये कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, चलेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। इस चीज को समझने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्टिक्स 3 यानी कि अगले लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को अच्छे से। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे बना दिया। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैं एक कर्व्ड सरफेस बना रहा हूं। ये मैंने एक कर्व्ड सरफेस यहां पे बना लिया। हमें इस कर्व्ड सरफेस पे होने वाले रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद हमें उसका एक आधा फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक इस तरह से इंसिडेंट लाइट को फेंक के मारता है। परंतु आपका जो O नाम का ऑब्जेक्ट है वो एक N1 नाम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा हुआ है, और लेंस यानी कि स्फेरिकल सरफेस के बाद में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, पीछे की तरफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है N2 का। तो कृपया करके मेरी बात को समझें कि लाइट जो है, द
ray of light is traveling from n1 टू n2 बराबर, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब आपकी रे ऑफ लाइट एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करती है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब आपकी रे ऑफ लाइट जाती है, तो इसी को आप रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड, लेंस नहीं, इसको हम एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस बोल रहे हैं, ये स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में जो मीडियम है क्लास, वो n1 है, और जो राइट हैंड साइड में मीडियम है वो n2 है। एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जो n2 नाम का मीडियम है वो ग्रेटर है n1 नाम के मीडियम से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सेकेंड मीडियम, इज ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और अगर n1 छोटा है और n2 बड़ा है, तो हमें स्टडी करना है कि रिफ्रैक्शन कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज हमने क्या की, सबसे पहली चीज हमने ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकाली, उस रे ऑफ लाइट को हमने हिट किया ऑन द स्फेरिकल सरफेस, तो ये हो गई आपकी रे ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा नॉलेज जो मैं आपको देना चाहता हूं, जब ये स्फेरिकल सरफेस आपने बनाया होगा, तो आपने ये स्फेरिकल सरफेस बनाते वक्त कंपास को यहां पे रख के इस तरह से ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया होगा। जहां पे आप कंपास रख के इस स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट का नाम सी होता है। 10वीं क्लास में कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है पॉइंट सी का नाम क्या होता है? सुना है कभी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद आया? याद आया किसी को? जो आपके स्फेरिकल सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसका नाम होता है पी। क्या किसी को पता है पी क्या होता है? इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, एक और चीज, जो भी आपका स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, और जो भी डिस्टेंसेस आपके स्फेरिकल सरफेस के राइट हैंड साइड में होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन कन्वेंशन के नाम से आप इस बात को जानते हैं, बराबर। तो अगर आपने इस स्फेरिकल सरफेस के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस नापा, तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे प्लस आर। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लस आर। क्या आप जानते हैं आर का मतलब क्या है? आर को बोला जाता है क्लास रेडियस ऑफ कर्वेचर। कृपया मेरी बातें याद रखें। आप मिरर यूज कर रहे हो, आप स्फेरिकल सरफेस यूज कर रहे हो, या आप लेंस यूज कर रहे हो, सबके अंदर साइन कन्वेंशन सेम यूज होता है क्लास। लेफ्ट हैंड साइड के सारी की सारी चीजें नेगेटिव, राइट हैंड साइड की सारी चीजें पॉजिटिव। भले ही मीडियम कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप देख रहे हैं, मैंने पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को आर तो लिखा, पर मैंने उसके आगे प्लस साइन डाला, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है, बराबर। ठीक है, अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नापूं, तो ये हो गया पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है u, और मैं इसको लिखूंगा माइनस यू। क्यों मैंने लिखा इसको माइनस यू? क्योंकि ये चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। देख रहे हो आप, आपका स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है। तो u क्या होता है? व्हाट इज u? u को बोला जाता है ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अभी कृष ने कमेंट किया कि सर रेडियस तो लेफ्ट साइड में है। कैसे कृष रेडियस लेफ्ट साइड में, मुझे आप बता सकते हैं? अगर आप ये स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर आप कंपास यहां पे रख के ये स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे तो आपका रेडियस लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा, आपका रेडियस राइट हैंड साइड में ही आएगा। हाँ, अगर आप इस तरह का एक स्फेरिकल सरफेस बनाते तो फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आता और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर -r आता। पर क्या हमारा स्फेरिकल सरफेस ऐसा है कि ऐसा है? हमारा स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आया। क्लियर है कृष? ये बात पे आपका दिमाग चला? ठीक है। क्या आपको अभी तक से लिखे हुए दोनों डिस्टेंसेस और दोनों डिस्टेंसेस में साइन कन्वेंशन, ये दोनों बातें सबको समझ में आई? आर कहां होता है, यू कहां होता है, यहां पे -q लिखा है और यहां पे +q लिखा है। क्या ये दो बातें सब लोगों के दिमाग में क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है प्लीज पूछिए। चलिए फटाफट, एनी डाउट्स इन दिस सेक्शन? पक्का? यस यस आनंद, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी डाउट्स? लगाएंगे लगाएंगे। साई स्नेल्स लॉ अभी लगाया नहीं है, अभी हम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार जैसे ही मैं आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद हम जब डेरिवेशन शुरू करेंगे तब हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हम लोग क्या बता रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको डायग्राम का समझ दे रहे हैं। ठीक है ना? अभी सिर्फ हम डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अगला ऐसा समझ लीजिए कि अगला और 10 से 15 मिनट सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन होने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे। आनंद लिखा है मैंने, n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 इज ग्रेटर देन n1 तो कौन डेंसर हुआ? n2 आपका डेंसर मीडियम हुआ और n1 आपका रेरर मीडियम हुआ। एनी मोर डाउट्स कोई पूछना चाहता है? क्या हम आगे बढ़े? पक्का? कृष का सवाल है कि सर इसमें फोकस आपने क्यों नहीं बनाया? कृष आप जानते हैं फोकस जो होता है वो r/2 डिस्टेंस पे होता है, तो फिलहाल हमें इसमें फोकस की जरूरत नहीं है, इस डेरिवेशन में फोकस की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। पर नॉलेज के लिए तो आप जानते ही हैं कि f बराबर r/2 होता है, बराबर है कि नहीं है? मतलब फोकस कहीं ना कहीं यहां पे होगा, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है वहां पे फोकस होता है। पर इस डेरिवेशन में फोकस का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाया। एनी मोर डाउट्स? प्रिंसिपल एक्सिस क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताता मतलब सचिन, क्यों नहीं बताता मतलब? बताया ना प्रिंसिपल एक्सिस, बोला तो जैसे ये लाइन बनाया वो तो तभी बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब मैंने ब्लैक कलर की लाइन बनाई तभी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बताया ना, बराबर ना? ये जो लाइन मैंने बनाई इसको मैंने बनाते वक्त ही बोला कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। डन सचिन? एनी मोर थिंग्स, और कोई चीज आप पूछना चाहते हैं? आगे बढ़ू क्या अभी मैं? अभी किसको डाउट है? और कोई डाउट? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जरा एक और नॉलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक और नॉलेज हमें क्या बोलती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है आनंद, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। नहीं नहीं आनंद, आप वाटर अज्यूम नहीं कर सकते, डेंसर है पीछे, लेंस के पीछे पानी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कोई ना कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, जरूरी नहीं है। निसर्ग का क्वेश्चन है कि क्या n2 हरदम डेंसर होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एक रेरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ अपनी रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं। ठीक है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा।
ये वन ऑफ द कंडीशन है कि हम ऐसा कर रहे हैं, अजम्पशन है ये। आ रही है आप लोग को बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि N1 डेंसर मीडियम है और N2 रेरर मीडियम है, ऐसा भी पॉसिबल है। पर अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारे फॉर्मूले में कुछ फर्क आएगा? क्या हमको कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा? ये सब चीज हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम वन ऑफ द कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेरर मीडियम यानी कि N1 में रखा गया है, और वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे ऑफ लाइट्स इस स्फेरिकल सरफेस से टकरा के इसके अंदर जा रही हैं, और ये स्फेरिकल सरफेस जिसके अंदर आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है वो एक डेंसर मीडियम है। एक सिर्फ अजम्पशन करके हम डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। निसर्ग, इज दैट क्लियर? बढ़े आगे बढ़े? ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा था क्लास कि इन द बचपन हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर द इमेज फॉर्मेशन, two rays should intersect at a point, है ना? अगर आप बचपन में अपनी नॉलेज याद करेंगे तो आप इमेज कहां बनाते थे? आप इमेज एक ऐसी जगह पे बनाते थे जहां पे दो रे ऑफ लाइट आके एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो अभी तक से तो आपने सिर्फ एक ही इंसिडेंट रे बनाई है। चलिए और एक इंसिडेंट रे बना लेते हैं। दूसरी इंसिडेंट रे हम लोग बना रहे हैं सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से जाते हुए। ये हमारी दूसरी इंसिडेंट रे। अगर आपने बचपन में 10th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल से पास होती है तो उसमें कोई भी डिविएशन नहीं आता, मतलब वो लाइट सीधा की सीधा निकल जाती है। तो ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रही है ये मेरी दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, और ये मेरी पहली इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है? तो आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है कहां से जाने वाली? द रे पासिंग थ्रू पोल डज नॉट बेंड। आई होप ये बात भी आपको याद आ रही होगी। नहीं याद आ रही है, नहीं पता है, फिर भी धीरे धीरे मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूं। अगर याद नहीं है या नहीं सुना है तो बराबर बराबर आप इस चीज को देखते जाइए। कर्ण का जवाब है कि सर ऑब्जेक्ट की हाइट क्यों नहीं बनाई है? बिल्कुल बढ़िया सवाल है कि सर हमने ऑब्जेक्ट की हाइट क्यों नहीं बनाई। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट से मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है ना? रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, हमें इस बात से खाली मतलब है। इसलिए हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया। डन? आगे बढ़े? डन। अब मेरा अगला चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज अच्छी तरह से समझे। जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी स्फेरिकल सरफेस को हिट करती है तो आपका सबसे पहला काम यह होता है कि आप वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने। आपका वो पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट ने हिट किया और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों पॉइंट्स को आपको करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा इस तरह से। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया तब जो लाइन बनती है उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल बनाने का तरीका एक कर्व्ड सरफेस पे बहुत कम लोगों को पता होता है। तरीका है एक कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका है, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट ने हिट किया
वो पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को ज्वाइन करो एक लाइन से, तब जो लाइन बनेगी वो लाइन को नॉर्मल कहलाया जाएगा। नॉर्मल हम क्यों बना रहे हैं, हमें नॉर्मल बनाने में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते समय रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब तक आप नॉर्मल नहीं बनाओगे तब तक आप कैसे बताओगे कि रे ऑफ लाइट कहां बेंड हो रही है? अब चंद्रप्रभा का सवाल है कि सर बट नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। यस चंद्रप्रभा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री ही बना रही है रे ऑफ लाइट, बस आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि ये सरफेस एक कर्व्ड सरफेस है। इसलिए मैंने कहा ये नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। सब लोगों को नॉलेज क्या है मैं बताता हूं। अगर मैंने आपको एक फ्लैट सरफेस दिया, अगर मैंने आपको एक फ्लैट सरफेस दिया और उस फ्लैट सरफेस पे अगर मैंने कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, तो यहां पे नॉर्मल बनाना कितना आसान है, बिल्कुल आसान है नॉर्मल बनाना। आप नॉर्मल ऐसा बनाओगे, ये देखिए बना दिया आपने नॉर्मल, खत्म हो गई बात। क्या ये दिखने के लिए नॉर्मल दिखती है? हाँ, क्योंकि ये आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली फीलिंग देती है। यस, कैसी फीलिंग देती है? 90 डिग्री वाली फीलिंग देती है। तो ऐसे सरफेस पे, यानी कि किसी फ्लैट सरफेस पे नॉर्मल बनाना हर किसी बच्चे को पता होता है, क्योंकि ये चीजें आपको 10वीं में 9वीं में सिखाई जाती हैं। पर किसी कर्व सरफेस पे नॉर्मल बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपकी नॉर्मल का पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, तभी जो चीज बनती है उसको नॉर्मल बोला जाता है। बोलिए क्लास, क्या आपको ये बात समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड किसी कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनाते हैं? बोलिए। बढ़िया, याद रखेंगे सब लोग, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है? पक्का भूलना नहीं है। मैंने आज पढ़ा दिया, कल आप भूल जाओ, फिर क्या मतलब मेरा डायग्राम इतना डिटेल में डिस्कस करके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, सब लोग को ये बात समझ में आई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब आपको ये रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर हम इसके बारे में जरा सोचेंगे, अगर हम इसके बारे में जरा सोचेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बारे में जरा सोचेंगे, तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसी जानी चाहिए। कैसी जानी चाहिए? ऐसी जानी चाहिए। पर ये ऐसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहे हैं। जब आप एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी। देखिए, जस्ट सी, आपकी रे ऑफ लाइट ने कैसे बेंडिंग दिखाया। नो सचिन, इट डजंट गेट रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। आपकी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है। जब ऐसा होता है तो इट बेंड्स, वेयर डज इट बेंड? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे बेंड करता है वो? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। तो क्या आपने नोटिस किया आपकी रे ऑफ लाइट नीचे की तरफ क्यों बेंड हुई? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। ये देखिए, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हुई। आ रही है आपको बात समझ में? ये कौन सी रे होगी? ये रे होगी रिफ्रैक्टेड रे। वो एंगल पे डिपेंड करता है रुद्र, हम यहाँ पे उस बात पे नहीं डिपेंड करेंगे कि रे ऑफ लाइट को कितना मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है। वो डिपेंड करता है एंगल पे, उस बात का आप टेंशन मत लीजिए। बस आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपकी रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि रे ऑफ लाइट ने इंसिडेंट रे यहां से गया, फिर वो रिफ्रैक्टेड रे यहां से आया, और ये नीचे से और एक रे आ रही है, दोनों रेज यहां पे आके कहीं पे मिल रही हैं। अगर ये दोनों रेज यहां पे आके कहीं पे मिल रही है, तो यहां पे बनेगा आई। आई नाम का क्या मतलब है? आई नाम का मतलब है यहां बनेगा आपका इमेज।
ये दो बातें भी हमें यहां पे लिख लेनी चाहिए। ओ माने आपका ऑब्जेक्ट है और आई माने आपका इमेज है। ये दो बातें अच्छी तरह से आप याद रखें। और मैंने पहले ही आपके सामने बात रखी कि द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टू रेज शुड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो क्या हमारी दोनों रेज एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। आप देख सकती हैं ऊपर से आने वाला एक रिफ्रैक्टेड रे और नीचे से आने वाली एक रे, दोनों इस पॉइंट पे मीट हो रही है और यहां पे बन रहा है हमारा इमेज। एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी कैसी? एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी ऐसी। देखिए, ये है आपकी रे ऑफ लाइट जाने वाला पाथ। ठीक है। नहीं नहीं साई, एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं है। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। बराबर। आप देख रहे हैं इमेज यहां पे फॉर्म हुआ। आई हैव ड्रॉन अ पॉइंट, जहां पे इमेज फॉर्म हुआ, दिखाई दिया, मैंने आई लिखा है। आई, दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिख रहा है सब लोगों को। जहां वो दोनों की दोनों रेज मिली वहां पे आपका इमेज बना। यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्लास, तो इमेज भी आपका पॉइंट इमेज ही होगा। ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या पॉइंट इमेज होगा। डन। बढ़े आगे। रिफ्रैक्टेड रे आर पार जाती है, रिफ्लेक्टेड रे आर पार नहीं जाती, वो टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल नहीं बनाओगे तो कैसे समझेगा कि बेंड कैसे करना है? अरे कौन से दो रे? स्पाइरल है नहीं है, ये एक रे दिखाई दे रही है आपको, इतनी दो एरोज बना के रखे हैं मैंने यहाँ पे। दो लाल कलर की किरणें आपको दिखाई नहीं दे रही? इंसिडेंट रे लिखा है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है, ये और एक इंसिडेंट रे है जो पोल से पास हो रही है। आंखें खोलो, लेक्चर में ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट है बाबा पूछो। कोई बता सकता है मुझे यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम क्या है? बोलो। यहां से लेके पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस का नाम क्या है? बिल्कुल सही, v। पर मुझे लगता है मुझे प्लस v लिखना चाहिए। बराबर। v यानी कि इमेज डिस्टेंस। बराबर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं v यानी कि आपका इमेज डिस्टेंस। इस बात को भी आप याद रखें, 10वीं क्लास में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। तो आपकी दो इंसिडेंट रे सबको दिखाई दी कि अभी भी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है? दो इंसिडेंट्स रे, आई होप सब लोगों को दो इंसिडेंट्स रे दिखाई दे रही हैं। यहां पे एक इंसिडेंट रे है, यहां पे एक इंसिडेंट रे है। ये वाली इंसिडेंट रे ने रिफ्रैक्ट किया, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल किया और यहां पे आई। ये वाली इंसिडेंट रे ने बेंड नहीं किया क्योंकि वो पोल से पास हो रही है। जो भी इंसिडेंट रे पोल से पास होती है वो बेंड नहीं होती, सीधा सीधा चली जाती है। इन दोनों इंसिडेंट रे ने अपने आप को यहां पे मिलाया और यहां पे आपको एक इमेज फॉर्म हुई। कोई डाउट पूछना चाहता है? क्या डायग्राम क्लियर है आप लोग के दिमाग में? पक्का? कोई जानता है इंसिडेंट एंगल कहां बनाते हैं? एनीबडी नोस इंसिडेंट एंगल कहां बनाते हैं? कहीं पढ़ा इंसिडेंट एंगल किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है। बराबर है क्लास? आप बता सकते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल कहां बनता है? रिफ्रैक्टेड एंगल कहां बनता है? ये रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, याद रखिए, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें रे आर पार निकल जाती है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। तो हम इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो हम इस एंगल को एंगल आर का नाम देंगे। आराम से देख लीजिए,
एंगल आई मैंने कहां बनाया और एंगल आर मैंने कहां बनाया, चेक कर लीजिए सब लोग। समझ में आया एंगल आई कहां बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई एंगल आर। बोलिए ये दो एंगल सब लोग के दिमाग में क्लियर है? डन? बढ़ू आगे? ठीक है, अब कुछ और एंगल्स हम बनाने जा रहे हैं, उसके पहले मैं थोड़े नामकरण कर लूं। इस पॉइंट को मैं ए नाम देना चाहता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए नाम देना चाहता हूं। इस एंगल को मैं अल्फा एंगल का नाम देना चाहता हूं। इस एंगल को मैं बीटा एंगल बोलना चाहता हूं और इस एंगल को मैं गामा एंगल बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने तीन और एंगल्स को मैंने यहां पे बनाया है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये एंगल्स हम क्यों बना रहे हैं? हम अल्फा बीटा गामा एंगल सिर्फ अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहे हैं। क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि हम इन एंगल की मदद से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम ऐसा क्या फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, हमारे फॉर्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले में हम लोग रिलेशन बिटवीन निकालना चाहते हैं। हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, फॉर्मूला जो बनेगा उसमें हम रिलेशन बिटवीन निकालना चाहते हैं, N1 N2 कैपिटल R U एंड V। हमारा जो फॉर्मूला हम तैयार करेंगे उस फॉर्मूले में हमें इन सब लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढ के निकालना है। इसलिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तब से, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो भी डायग्राम में चीजें लिखी हैं, मैंने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि कहां पे N1 है, कहां पे N2 है, कहां पे कैपिटल R है, कहां पे U है, कहां पे V है। इन सब के ऊपर मैंने क्यों एम्फेसिस किया? क्योंकि हमें इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, अल्फा एंगल कहां है देख लीजिए, बीटा एंगल कहां है देख लीजिए और गामा एंगल कहां है देख लीजिए। डन? बोलिए डायग्राम सब लोग के दिमाग में ओके? ओके, नो इश्यूज विद द डायग्राम? पक्का डन? बोलिए पक्का डन? सब लोग को गॉट इट है? एक्सपेक्टेड पाथ मतलब ऐसी हमारी रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी, पर वो नीचे की तरफ बेंड हो गई। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी डाउट? बढ़ सकता हूं मैं आगे? बढ़िया, चलिए अब मैं आपको स्टेप 1 सिखाता हूं। स्टेप 1 हमारे डेरिवेशन का ये है कि हमें लगाना है स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, शशांक का सवाल है कि सर वो जो रे है वो बेंड क्यों हुई? शशांक 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो मैंने यहां पे भी रिपीट की बहुत बार, शायद आपने सुना नहीं होगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि उस रे के स्पीड में आता है बदलाव और उस बदलाव के आने की वजह से रे बेंड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें लगाना है स्नेल्स लॉ। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जो हमें देखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि आपको स्नेल्स लॉ लगाना आता है कि नहीं आता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मैं आपको सिखाता हूं कि स्नेल्स लॉ लगाया कैसे जाता है। ठीक है, सब लोग को यहां ध्यान देना है। ठीक है,
अगर आपको स्नेल्स लॉ लगाना नहीं आया तो भाई पंगा हो जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से देख लो कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं। ठीक है, ओके। ये वो डायग्राम है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बनाया है। ठीक है, तो अभी मैं इसी डायग्राम के रेफरेंस में करूंगा। बार बार ऊपर और नीचे आने में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डायग्राम है, मैं आपको स्नेल्स लॉ लगाना सिखाता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इस तरफ का मीडियम N1 है, इस तरफ का मीडियम N2 है। ठीक है, और ये आपका कर्व्ड सरफेस यहां पे मौजूद है। दिस इज योर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले आप लिखें N1। N1 नाम के मीडियम में जो एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं N1 नाम के मीडियम में इंसिडेंट एंगल बन रहा है, उसका साइन I, जो भी एंगल बन रहा है उसका साइन कंपोनेंट इक्वल टू साइन डालें, N2 लिखे, और N2 वाले मीडियम में जो एंगल बन रहा है यानी कि R, उसका साइन कंपोनेंट। तैयार है आपका स्नेल्स लॉ। अगर आप ऐसे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे, वरना लोअर क्लासेस में स्नेल्स लॉ बच्चों को रट्टा मार के दे दिया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, ये वैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा वो वैसा, तो बच्चा उस स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली रट्टा मार के रख लेता है, काम खत्म कर लेता है। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है, वापस एक बार देख लीजिए। N1 नाम का मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, एंड उस पर्टिकुलर मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो एंगल होगा, कौन से एंगल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का तलाश करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का तलाश करना है। इन दोनों में से कौन सा एंगल N1 नाम के मीडियम में आता है, I नाम का एंगल आता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, उसका साइन ऑफ द एंगल इक्वल टू साइन डालेंगे और N2 लिखेंगे, दूसरा मीडियम लिखेंगे। अब उसमें कौन सा एंगल आता है, एंगल R आता है, लगा दिया आपने यहां पे साइन ऑफ एंगल R। आपका स्नेल्स लॉ तैयार। सुना तो होगा कभी बचपन में स्नेल्स लॉ, सुना है कि नहीं सुना है ना? सुना है बचपन में स्नेल्स लॉ, सब लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर था आपको स्नेल्स लॉ, एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट इट स्नेल्स लॉ, पर लगाना तो आता नहीं होगा, रट्टा मार के रखा होगा, साइन I बाय साइन R इज N2 बाय N1। बहुत सारे बच्चे लोग इसको रट्टा मार के लगते हैं, साइन I बाय साइन R इज N2 बाय N1। बिल्कुल वैसा रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने उसको वैसा रट्टा मारा तो आप नॉलेज के हिसाब से नहीं लिख रहे हो, आप गलत लिख रहे हो, आप फंस जाओगे, कभी भी आप फंस जाओगे स्नेल्स लॉ लगाने में। जो मैंने अभी टेक्निक बताई वही टेक्निक से आपने स्नेल्स लॉ लगाना है। बोलो, क्या सबको समझ में आया स्नेल्स लॉ कैसे लगाया मैंने? पक्का? डन है? एवरीबॉडी इज ओके विद द स्नेल्स लॉ? अंडरस्टूड स्नेल्स लॉ? बढ़े आगे। N1 उसमें जो एंगल है उसका साइन, N2 उसमें जो एंगल है उसका साइन, खत्म स्नेल्स लॉ। बढ़े आगे। स्टेप 1 पे मैं टिक मार्क करूं? क्या मैं स्टेप 1 पे टिक मार्क कर सकता हूं? एनीबॉडी इज हैविंग अ डाउट इन स्टेप 1? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टेप 1 हो चुका है डन। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम लगाने जा रहे हैं एक और चीज, हम यहां पे लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, EAP। अब मुझे पता नहीं, हाँ सिर्फ एंगल में साइन लगाना है दर्शन, बट ये बात देखना कि उस मीडियम में कौन सा एंगल है।
अगर N1 मीडियम है तो उसमें I एंगल है तो I का साइन I, और N2 मीडियम में R एंगल है तो उसका साइन स्नेल्स लॉ बन जाता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं। कहां लगाने जा रहे हैं मैं ये डायग्राम वापस आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल ध्यान, सब आपने पढ़ रखा है 8, 9, 10th में आने तक तो आपको ये सब चीजें 4 बार 5 बार पढ़ा चुकी हैं, पर फिर भी आपको ये नहीं पता था कि कैसे लगाना है, इसलिए मैंने आज आपको बताया कैसे लगाना है। हाँ साई, अगर N1 में आपको R मिला ना, जैसे साई पूछ रहे हैं अगर N1 में R मिला तो N1 साइन R, N2 में ऑब्वियसली I होगा, ऐसे लिख दो। टेक्निक यही है, टेक्निक यही है, रट्टा मत मारो। जिस मीडियम में जो एंगल उसका साइन, जिस मीडियम में जो एंगल उसका साइन। अब आप साफ साफ देख के बता दो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं आपके लिए, समझो मैंने आपके लिए यहां पे एक मोटी सी लाइन ड्रॉ कर ली, ये लो, हो गया बाइफर्केशन, यही है ना बाइफर्केशन। इस तरफ पूरा N1 मीडियम है, ये लो बाइफर्केशन कर लो, कलरफुल बाइफर्केशन कर देते हैं आपके लिए। ये पूरा मीडियम कौन सा है, N1 नाम का मीडियम है, और ये वाला मीडियम पूरा कौन सा है, N2 वाला मीडियम है, बराबर है कि नहीं। अब देख के बताओ ना, N1 मीडियम में आपको I नाम का एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और N2 वाले मीडियम में आपको R नाम का एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बस करना क्या है फिर, N1 साइन ऑफ I, N2 साइन ऑफ R, काम खत्म। उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि N1 वाले मीडियम में आपको R दिख जाए, N2 वाले मीडियम में आपको I दिख जाए, उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज कर दो। गॉट इट एवरीबॉडी, चल रहा है दिमाग पक्का। वैसे रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल सही। साइन I बाय साइन R इज N2 बाय N1, बिल्कुल गलत बात, वैसा रट्टा नहीं मारना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है हमें। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है जरा मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूं, ताकि आपको कुछ याद आ जाए लोअर क्लासेस का। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। जितने लोग ने बचपन में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी है तो उन्होंने ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दो ट्रायंगल्स जिसमें हम लोग ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहला ट्रायंगल, उसका नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ट्रायंगल का नाम है OAC, और दूसरा ट्रायंगल जिसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे उस ट्रायंगल का नाम है ACI। दोनों ट्रायंगल्स को दिखाने के लिए मैं थोड़ा उनको कलरिंग कर देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो उन ट्रायंगल्स को ढूंढने में। जो येलो वाला आप ट्रायंगल देख रहे हैं, उस येलो वाले ट्रायंगल में हम इसकी बात कर रहे हैं। कौन सा वाला, ट्रायंगल OAC, बराबर बराबर, ठीक है। अब अगला जो ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा, ACI। जैसे जैसे मैं जिस ट्रायंगल को जिस कलर से शेड कर रहा हूं हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपको ट्रायंगल ACI। क्या सब लोगों को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक येलो ट्रायंगल एंड अ ब्लू ट्रायंगल। तैयार, तैयार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए तैयार। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू योर एक्सटीरियर एंगल। अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर एंगल I। और अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई तो आएगा R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। टेंशन मत लीजिए, बताता हूं। येलो वाला ट्रायंगल जरा ध्यान से देखें, येलो वाला ट्रायंगल में अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों के दोनों एंगल्स येलो वाले ट्रायंगल के अंदर आते हैं
इसलिए वो इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल आई उसके बाहर पड़ रहा है, वो एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्फा प्लस बीटा आई के बराबर हो गया, पहला फॉर्मूला तैयार। ट्रायंगल एसीआई चेक कीजिए, एंगल आर ट्रायंगल के अंदर है, एंगल गामा ट्रायंगल के अंदर है, बीटा ट्रायंगल के बाहर आप देख सकते हैं। तो एंगल आर प्लस एंगल गामा बराबर बीटा। बोलो, समझ में आया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? चेक कर लीजिए, एकदम सिंपल सिंपल, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचो कि आज लेंस फॉर्मूला करना ही है। अगर अगर दिमाग को ज्यादा त्रास होगा, ये डेरिवेशन पढ़ के बंद कर देंगे लेक्चर, आप उसका टेंशन मत लो। हर एक चीज ध्यान में जानी चाहिए। मैंने सिर्फ बोला कि आज रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस एंड लेंस फॉर्मूला हम करने वाले बस। पर ऐसा जरूरी नहीं है, अगर ज्यादा इसमें ही अगर हमको ज्यादा टाइम लगा, हमको लगा नहीं लेंस फॉर्मूला फ्रेश करना है, फ्रेश करेंगे बाद में। पूरा कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए। बोलिए, डन? एनी डाउट्स हियर? सब लोग को समझा मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाई? अल्फा प्लस बीटा विल गिव यू द एंगल आई, एंड आर प्लस गामा विल गिव यू द बीटा। बराबर, डन। यहां से मैं थोड़ी चेंजमेंट कर रहा हूं, यहां से मैं एंगल आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो आएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, बीटा माइनस गामा। ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। नहीं 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 रुद्र, आपको अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इसको रट्टा मार लो। अभी मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए नहीं बैठूंगा, ठीक है? इफ यू डोंट नो व्हाट्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली रट्टा फाइंड दिस स्टेप, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ओएसी में क्या हुआ साई, क्या हुआ ओएसी में? क्या बीटा का? हाँ बताओ, क्या बताना है अंजलि? अरे 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 बाबा, अरे साई, अपने को एंगल आई और एंगल आर में इंटरेस्ट है, यहां पे अपने को डायरेक्टली एंगल आई लिख लिया, पर यहां पे अपने को एंगल आर मिल रहा है क्या, इसलिए मैंने उसको बीटा माइनस गामा किया। समझा? मेरे को यहां से एंगल आई और एंगल आर की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो इधर अपने को एंगल आई मिल गया ना, एंगल आई कितने का, इसको कैसे लिखेंगे? एंगल आई इज अल्फा प्लस बीटा। मिला कि नहीं मिला? बराबर है। यहां पे मिला क्या, इधर मिला क्या, एंगल आर अलग से। एंगल आर अलग से निकालने के लिए मैंने उस गामा को उधर भेज दिया, खत्म हो गई बात। बराबर। साई, मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है, आपका चेक करो। बोलो, क्या हमने यहां से एंगल आई अपने को पहले से ही मिल चुका है ना? एंगल अल्फा प्लस बीटा एंगल आई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इधर अपन उधर उधर क्यों करेंगे? इधर अपने को एंगल आर चाहिए था, तो एंगल आर प्लस गामा बीटा है, तो मैंने गामा को उधर भेज दिया। समझा? समझा? मैंने इधर इधर क्या किया, मैंने किसी को समझा? व्हाई डिड आई सेंड बीटा गामा दैट साइड? अंडरस्टूड है? और किसी को डाउट है इस चीज में, पूछे। एनीबडी इज हैविंग अ डाउट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अरे रिप्लाई फटाफट ऑल ऑफ यू। पक्का? डन, स्टेप 2 गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 डन है।
अब हम जा रहे हैं स्टेप 3 पे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। वी आर गोइंग ऑन स्टेप 3। स्टेप 3 में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला लगाना है एंड क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड अल्फा बीटा गामा। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यूज हम पता करेंगे। वापस हमारे सामने डायग्राम आ चुका है, ठीक है। चलिए तैयार हैं सब लोग, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम लगाने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला आप लोग के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी लगा के बैठे हैं। तैयार, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यस कर्ण, एब्सोल्युटली करेक्ट, तैयार, ठीक है। सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला अल्फा के ऊपर लगाने जा रहा हूं। सबका ध्यान अल्फा पे होना चाहिए। अल्फा के सामने मुझे एक आर्क नजर आ रहा है। मैं उस आर्क को थोड़ा शेड करता हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को वो चीज समझ में आए कि मुझे वो कौन सा आर्क नजर आ रहा है। ये वाला आर्क है वो, देख लीजिए। उस आर्क का नाम क्या है, कोई बता सकता है? अल्फा के एग्जैक्टली सामने मुझे एक आर्क दिखाई दिया, वो आर्क का नाम क्या है? एपी, एपी, एपी दिखाई दिया। एपी नाम का आर्क सबको दिखाई दिया। तो फॉर्मूला क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अल्फा का फॉर्मूला होगा आर्क एपी अपॉन रेडियस विल बी ओपी। आंखें खोलें और देखें, एंगल अल्फा, आर्क एपी, रेडियस ओपी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आर्क एपी अपॉन माइनस यू, क्योंकि ओपी डिस्टेंस माइनस यू था, ये हमने पहले लिखा था। पहला डन। देखें, देखें और समझे, बोले क्लियर। बीटा, बीटा के लिए आगे बढ़े, बीटा के लिए आगे बढ़े। बीटा, सबका ध्यान बीटा नाम के एंगल पे होना चाहिए। बीटा के सामने कौन सा आर्क आपको नजर आ रहा है? बीटा के सामने कौन सा आर्क आपको नजर आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे तो लगता है बीटा के सामने भी आर्क एपी ही है। कोई रेडियस बताएगा? बीटा के लिए कोई रेडियस बताएगा? बीटा के लिए कोई रेडियस बताएगा? बीटा के लिए रेडियस, रेडियस, रेडियस मेरे हिसाब से पीसी है बराबर। कैन आई राइट इट एज आर्क एपी अपॉन प्लस आर। दूसरा भी डन। गामा के लिए तैयार, गामा के लिए तैयार, गामा के लिए तैयार। कोई बताएगा गामा के लिए कौन सा आर्क है? कैन एनीबॉडी टेल मी गामा के लिए कौन सा आर्क है? बहुत ही बढ़िया, आर्क एपी। गामा के लिए रेडियस, गामा के लिए रेडियस, गामा के लिए रेडियस, गामा के लिए रेडियस आईपी, आईपी, आईपी। आर्क एपी अपॉन प्लस वी। गामा डन। स्टेप 3 कंप्लीट। यस, आर्क लिखना कंपलसरी नहीं होता, पर लिख लीजिए, बस ऐसी समझ में आए कि वो एपी नाम की चीज एक आर्क है, इसलिए बस समझाने के लिए लोगों को और आपको लिख दिया। बोलिए, स्टेप 3 मजा आया? सिंपल स्टेप है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आपके पास ये शीट आएगी ना, हर एक शीट के सामने डायग्राम होगा, डायग्राम के आगे, डायग्राम के आगे लिखा होगा कैसे कैसे चीजें करनी है। तो आपने उस चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बोलिए डन, बोलिए स्टेप 3 क्लियर।
इज द स्टेप 3 क्लियर? बढ़े, आगे बढ़े। चलता है विवेक, चलता है, बट इतनी मेहनत करके प्लस वी सीखा इसलिए प्लस वी लिख दिया। मेहनत किया है ना उसके पीछे, वी प्लस में क्यों है, आर प्लस में क्यों है, इसके पीछे हमने मेहनत किया है। 5 मिनट हमने बातें की है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, तो इसलिए बस मेहनत की इसे लिख दिया प्लस आर प्लस वी। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर माइनस यू लिखा इसलिए प्लस आर लिखा। साइन कन्वेंशन का महत्व होता है इसलिए लिखना चाहिए, बराबर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप 4 की तरफ जा रहे हैं। स्टेप 4, assume the angle I and R to be very small. Then we can write sin I as I and sin R as R. ये है हमारा स्टेप नंबर 4 कि अगर आपके एंगल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं तो उस एंगल का साइन आई को आई लिखा जा सकता है और साइन आर को आर लिखा जा सकता है। ऐसा कब लिखा जा सकता है? अगर आपके एंगल्स बहुत ही छोटे हो। तो हमने ऐसा माना कि हमारे एंगल्स बहुत ही छोटे हैं और हम साइन आई की जगह पे आई लिखेंगे और हम साइन आर की जगह पे हम आर लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसका इस्तेमाल कहां से करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल कहां पे करूंगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्नेल्स लॉ लिखा था, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या स्नेल्स लॉ लिखा था मैंने? n1 साइन आई, n2 साइन आर। अगर आपको याद आएगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये स्नेल्स लॉ लिखा था, तो अब मैं अगर ये अप्रोक्सीमेशन मारूं तो मैं लिख सकता हूं n1i बराबर n2r। ये हो गया हमारा स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 4 डन। चेक कर लीजिए, सिंपल एंड स्वीट। बोलिए, क्लियर? स्टेप 4, अगर आपके एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो जो साइन आई लिखते हो उसको सिर्फ आई लिखा जा सकता है। साइन ऑफ एंगल कैन बी रिटन ओनली एज द एंगल एंड साइन ऑफ आर कैन बी रिटन एज ओनली एज आर। तो हमने स्नेल्स लॉ ऊपर लगाया था, बस वो स्नेल्स लॉ जो ऊपर से उठा के नीचे लेके आ गए, साइन आई जहां दिखाई दे रहा है वहां आई लिख दिया, जहां साइन आर दिखाई दे रहा है वहां आर लिख दिया। बोलिए डन। उतरी बात गले के नीचे? स्टेप 4 डन। समझा? अब आगे मेरी बात ध्यान से समझना। स्टेप टू में हमने आई और आर की वैल्यू निकाल के रखी है। आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा। अब हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम स्टेप 2। एन आई की जगह पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर n2, आर की जगह पे पुट करेंगे बीटा माइनस गामा। कहां से हुआ ये? स्टेप 2 में हमने आई और आर की वैल्यू निकाल के रखी थी, ठीक है ना? क्या वैल्यू निकाल के रखी थी? आई बराबर अल्फा प्लस बीटा था और आर बराबर बीटा माइनस गामा था। ये दो वैल्यू हम लोगों ने स्टेप 2 में निकाल के रखी थी, अब हमने वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अगली चीज सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा
एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम स्टेप, कौन से स्टेप में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली? ये स्टेप 4 था। हमने स्टेप 3 में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल के रखी है। तो अब हम यहां पे पुट करेंगे फ्रॉम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम स्टेप 3। तैयार? अब इस वाले फॉर्मूले में हम अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसा आएगा? n ब्रैकेट, अल्फा की वैल्यू क्या थी? आर्क एपी अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? आर्क एपी अपॉन प्लस आर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू n2। बीटा की वैल्यू क्या थी? बीटा की वैल्यू क्या थी? आर्क एपी अपॉन प्लस आर, माइनस गामा की वैल्यू क्या थी? आर्क एपी अपॉन गामा क्या था? वे गामा वी था, प्लस वी। समझो, बात को समझो, चीजें आसान हैं, चीजें आसान हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में जो हमने किया, बस स्टेप 4 में उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें हमने डांडिया खेलने की थोड़ी निकाली है, हमने इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए निकाला कि नहीं निकाला? तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हम लोग ने इस चीज का इस्तेमाल किया, इन चीज को निकाला, और फिर हम इस चीज का सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते जा रहे हैं स्टेप 4 के अंदर। अभी तक से आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। अब क्या करो? आर्क एपी, आर्क एपी, आर्क एपी, आर्क एपी कैंसल। ठीक है? अब इसको जरा अच्छे से लिखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। n 1 अपॉन आर पहले लिखा, माइनस 1 अपॉन यू लिखा, बराबर n2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ई। यहां पे मैंने क्या चेंजमेंट किया, आई होप समझ में आया होगा। यहां पे 1 अपॉन आर बचता है, उसको मैंने पहले लिखा, फिर 1 अपॉन माइनस यू बचता है, इसलिए माइनस साइन डाल के 1 अपॉन यू लिखा। क्या आपको ये स्टेप से ये स्टेप समझ में आया? इधर मैंने कुछ नहीं किया, इधर 1 अपॉन आर बचा था, यहां पे 1 अपॉन वी बचा था। बोलिए डन। नहीं दर्शन, 1 अपॉन आर कैंसिल नहीं होगा, माइनस साइन है उसके साथ, यहां पे उसका दूसरा टर्म है, ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? बोलिए डन, बोलिए डन, डन डनाडन, डन डनाडन, जल्दी बोलिए। नो डाउट्स? ठीक है, अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। n1 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन यू बराबर इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। ब्रैकेट ओपन करना तो आता होगा रे बाबा। सॉरी, यहां पे R1 है, वो लिखना भूल गए क्या हम लोग? हाँ, यहाँ पे R1 है रे बाबा। नहीं, R1 नहीं, आ रही है क्या? आ रही है, सॉरी 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 सॉरी, आ रही है। हाँ, आर है, आर, सॉरी, नो R1, ओनली आर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अगला स्टेप मेरा बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ, तैयार? अगला स्टेप मेरा बिल्कुल ध्यान से देखना। इतना सारा कलर है, काहे ही यूज नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका ध्यान यहाँ पे। इक्वल टू साइन सबसे पहले, n2 बाय आर इधर ही है, ये n2 बाय आर इधर ही है, इस n1 बाय आर को मैं उठा के उधर लेके जा रहा हूं, माइनस n1 बाय आर। समझा? इधर माइनस n1 बाय यू वैसा का वैसा रख रहा हूं मैं, इधर माइनस n2 बाई वी है, अगर मैं उसको इधर लेके आ जाऊं तो प्लस n2 बाई वी हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, किसी को स्टेप समझा? स्टेप समझा? आर वाले टर्म को आर वाले के साथ, वी वाले टर्म को इधर, सिर्फ शिफ्टिंग मारा है, सिर्फ शिफ्टिंग मारा है। क्लियर? डन। अब आगे बढ़ू। हाँ, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं। n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर। एलसीएम ले सकते हैं ना, और इसको अगर हम LHS और RHS थोड़ा शिफ्ट कर दें, तो पहले n2 माइनस n1 बाय आर लिख लो, और इस तरफ n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू लिख लो। हो चुका है आपका
फॉर्मूला तैयार। इस फॉर्मूले का हमें था इंतजार। स्टेप्स चेक कर लो। स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, इस वाले बंदे को मैं आरएचएस में शिफ्ट किया, इस वाले बंदे को मैंने एलएचएस में शिफ्ट किया, बस बाकी की चीजें वैसी की वैसी हैं। चेक कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है। देखिए ये टर्म वैसे का वैसा लिखा है मैंने, ये टर्म भी मैंने वैसे का वैसा ही लिखा है, सिर्फ इसको मैंने आरएचएस में शिफ्ट किया है और इसको मैंने एलएचएस में शिफ्ट किया है, ये वाला टर्म लाने के लिए। उसके बाद खाली इधर मैंने एलसीएम लिया है, बाद में सिर्फ आरएचएस को थोड़ा घुमा के इधर लिख दिया, एलएचएस को मैंने घुमा के इधर लिख दिया, टेक्स्ट बुक जैसा दिखने लग जाएगा, बस खत्म। सर डॉट दिखता है या नहीं? किधर का डॉट रे पायल, कौन सा डॉट? एरो? अरे पर मैंने किधर एरो, किधर का एरो की बात कर रहे हो आप? मैंने किधर एरो बनाया? सबको रेड कलर का एरो दिख रहा है क्या? उसका मतलब माउस का डॉट है। अच्छा, आपको माउस का डॉट, आपको माउस का डॉट क्यों देखने का है रे बाबा? व्हाई डू यू वांट टू सी अ माउस का डॉट? ये लो, देखो माउस का डॉट, बोलो अभी दिख रहा है माउस का डॉट? हाँ दिख रहा है। ये N1 बाई यू इधर का इधर ही है, ये N2 बाय आर इधर का इधर ही है। इस N1 बाय आर को मैंने शिफ्ट किया आरएचएस में, इस N2 बाय वी को मैंने शिफ्ट किया एलएचएस में। खत्म, बात खत्म। बोला ना आयुष, एंगल वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन आई कैन बी रिटन एज आई। लिखा तो रीजन, बिना रीजन लिखे थोड़ी पढ़ा रहा हूं यार मैं, रीजन लिख के पढ़ा रहा हूं ना कि मैंने साइन आई को आई कैसे लिखा, रीजन लिख के पढ़ा रहा हूं। एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। अरे बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है, बस मैंने ना आराम आराम से पढ़ाया इसलिए तुमको टेंशन आ रहा होगा, पता नहीं टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे डॉट के साथ पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, उसका टेंशन मतलब तुम एजुकेशन पे ध्यान दो। तुम ये समझो कि आज तुमने कितनी बड़ी चीज समझी है। अच्छे अच्छे लोग ना बिस्तर बांध लेते हैं ये न्यूमेरिकल के, ये डेरिवेशन के टाइम पे। बोलिए बोलिए, क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी भी ये फॉर्मूले के ऊपर बहुत चर्चा बाकी है, ये मत समझना काम खत्म हो गया है। मैंने ऐसे ही तुम लोग को शाम में इवनिंग लेक्चर नहीं रखा है, अगर यही लेक्चर मैं मॉर्निंग में रखता तो 1.5 घंटे में खत्म करने का प्रेशर रहता है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आधा इधर आधा उधर दिमाग का और दही हो जाता है। इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में पूरा निपटाओ, आराम आराम से पढ़ाओ, इसलिए इवनिंग में रखा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? वेरी वेरी स्मॉल, आयुष वर्मा, वेरी वेरी स्मॉल। डन डना डन। यस शिफा, ऐसे ही होता है, जब आप खुद से सॉल्व करने बैठते हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप हार नहीं मानोगे, आप अगर लगे रहोगे तो फिर हो जाएगा। आप जब सॉल्व करने बैठते हो ना तो आप हार मान लेते हो बहुत जल्दी। ये पीडीएफ आपके सामने है, पीडीएफ में मैं हर एक चीज लिख के देता हूँ, है ना, पीडीएफ में मैं हर एक चीज लिख के देता हूँ कि कौन सा स्टेप कैसे आया, किधर आया। हार नहीं मानना है भाई, हार नहीं मानना है। बोलो बोलो। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात समझना। सबसे पहली चीज, डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने का, ये फॉर्मूला लगाने का भी एक लॉजिक है। इन निम्नलिखित बातों को जरा ध्यान से पढ़ें। पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का। दूसरी बात, ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने का। तीसरी बात, ये फॉर्मूले लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक है मतलब एक तरीका है। ऐसा नहीं ये फॉर्मूला उठा लिया, ऐसा ही फॉर्मूला लगा लिया, काम खत्म। नहीं, कृपया कृपया करके मेरी बात ध्यान से समझें। अगली 10 मिनट की बातें अच्छी तरह से समझें। अगर अगली 10 मिनट की बातें आपने नहीं सुनी तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको लगाने नहीं आएगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना नहीं आएगा तो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी लगाना नहीं आएगा। तो कृपया करके मेरी बात ध्यान से समझें, ठीक है। मैं जरा ये फॉर्मूला पहले अलग से कहीं पे लिख लूं। N2 माइनस N1 अपॉन R इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। ये वो फॉर्मूला है ताजा ताजा जो हमने अभी लगाया। अब इस फॉर्मूले के पीछे छुपी हुई जरा स्टोरी समझो। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। पहले तो डायग्राम हम सामने लेके आएंगे। ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। इधर N1 नाम का मीडियम है, इधर N2 नाम का मीडियम है। इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका इस तरह से है। जा रही है माइनस आ रही है अपॉन R इक्वल टू जा रही है अपॉन V माइनस आ रही है अपॉन U। दिस इज द वे ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अब आप अपना सर खुजा रहे हो, सर क्या बात कर रहे हो, सर क्या जा रही है आ रही है। कृपया करके ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में जो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा जिस मीडियम में लाइट जा रही है। लाइट हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लाइट N2 नाम के मीडियम में जा रही है, इसलिए पहले वो लिखा गया N2। माइनस साइन डालने के बाद अगला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आएगा जिसमें से लाइट आ रही है। लाइट कहां से आ रही है? लाइट N1 नाम के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ रही है, तो अगला वो आया। इसलिए मैंने लिखा जा रही है माइनस आ रही है। जा रही है मतलब जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय R। सिमिलरली यहां पे भी जा रही है बाय V माइनस आ रही है बाय U। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो आप फॉर्मूला कहीं पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको फिलहाल हो सकता है इस फॉर्मूले का महत्व इतना ज्यादा ना समझ रहा हो, परंतु अब मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको ये फॉर्मूले का महत्व समझ में आ जाएगा। और लेंस मेकर्स फॉर्मूले में तो आप अपना सर पटक लेंगे जब आपको ये समझेगा कि जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है का महत्व कितना है। मैंने किस तरह से इसको लट्टा मारा हुआ है, जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है RVU, जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है RVU। चलो शुरू हो जाओ मेरे साथ, 1 2 3। जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है RVU। अबे किसी को समझ में आ रहा है? नहीं शिफा, नहीं शिफा, शिफा का डाउट है। जा रही है विल ऑलवेज बी N2। नो, जा रही है विल नॉट ऑलवेज बी N2। प्लीज रिमेंबर, इसलिए मैंने बोला हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में रे ऑफ लाइट किधर जा रही है? N2 में जा रही है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में रे ऑफ लाइट N2 में जा रही है, इसलिए पहले N2 लिखा। इट कुड बी N1, इट कुड बी N1।
इट कुड बी N1, मैं पहले ही बोल के रख रहा हूं, ये इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से ये फॉर्मूला आया है, पर असली में फॉर्मूला ये है, असली में फॉर्मूला ये है। तो आपको फॉर्मूला लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे जिसमें लाइट जा रही है। इट कुड बी N1, इट कुड बी एनीथिंग। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, पर क्या आप मेरे साथ बार बार एक बार बोलेंगे? कम ऑन एवरीबॉडी। जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, RVU। बोलो बोलो, नहीं तो मैंने लैपटॉप में से घुस के तुम्हारे मोबाइल में से बाहर आके मारना है तुम लोग को मैंने। कम ऑन। जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, RVU। कस्मा R रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, V इमेज का डिस्टेंस होता है। कैसे सेम होगा बेटा? यहां पे R है और ये V है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता R क्या होता है, V क्या होता है, U क्या होता है, हो सकता है 10वीं 8वीं 9वीं में ना समझ में आया हो, या किसी ने ना समझाया हो, या समझाया हो तो भी आप सो रहे हो, तो कृपया करके हमने एक बहुत ही प्यारा सा YouTube चैनल बनाया है, उसमें जाएं और रिफ्रैक्शन नाम का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक से सब चीज समझाई हुई है। कृपया करके उसको अपना थोड़ा टाइम दीजिए, वहां पे विजिट करिए। मैं गारंटी देता हूं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। R रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, V इमेज डिस्टेंस होता है। चालू करूं क्या? डू यू वांट अ एग्जांपल? डू यू वांट मी टू सॉल्व अ एग्जांपल ऑन दिस फॉर्मूला? व्हाट डू यू थिंक? यस। कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है कि चैनल का नाम क्या है? ओ नो, पीपल आर आस्किंग व्हाट इज चैनल नेम। गरीबों वाला चैनल है हमारा। इट इज कॉल्ड एज गरीब पीपल्स। पहले मैं लोगों को चैनल का नाम बताता ना, लोगों को यकीन नहीं आता था कि चैनल का नाम है। What are we finding from this formula? Anything you can find यार। अभी मैं एग्जांपल कराता हूँ क्रिश, एग्जांपल में ही तो समझ में आएगा आपको सब कुछ। तैयार है क्या? नहीं है तैयार? अबे एग्जाम्पल खाली, अब एग्जाम्पल होने तो नहीं, तुम लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया, मेरा नाम बदल देना। एग्जाम्पल में सब कुछ छुपा हुआ है, एग्जाम्पल में सब कुछ छुपा हुआ है। एग्जाम्पल खाली मिल जाए मेरे को, खत्म कर देंगे, कहानी खत्म कर देंगे आज। तैयार? कृपया अपने सीट बेल्ट्स बांध ले, और बेटा किसी को नहीं समझा तो गलती उसकी, ठीक है? इससे बेटर तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, फिजिक्स इससे बेटर तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब मैं खुद 50-60 टेक्स्ट बुक वीडियोस देख के मैंने खुद सोच विचार किया है कि अगर ऐसा पढ़ाया जाए तो बच्चों को शायद कंफ्यूजन ना होगा। जैसे आप हर बार देखते हो लेक्चर जब स्टार्ट होता है ना, यू आर लाइक यार टेंशन भरा माहौल होता है, पर जैसे जैसे लेक्चर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है ना, यू गेट रिलीफ्ड एट द एंड ऑफ द पॉइंट, यू आर लाइक समझ में आ गया, है कि नहीं? तो वही सिनेरियो होता है, वही सिनेरियो शुड बी लाइक अ मूवी, इट शुड बी लाइक अ मूवी। एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट जैसे जैसे मूवी इंटरवल तक पहुंचती है, जैसे जैसे मूवी एंड तक पहुंचती है, आपको समझ में आता है हाँ भाई हैप्पी एंडिंग हो गया, ठीक है? तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो आप ध्यान नहीं दे रहे थे, या तो आपका बेसिक इतना खराब है कि यार मैंने जितना बेसिक बताया उससे भी बेसिक खराब है आपका, तो शायद आपको ना समझ में आए। नो फर्दर टाइम वेस्ट, लेट अस स्टार्ट। ये वाला फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं। बच्चा क्या करता है ना, इस फॉर्मूले को रट्टा मार के बैठता है, इस फॉर्मूले को रट्टा मार के बैठता है। जो इस फॉर्मूले को रट्टा मारेगा वो डूबेगा। अ ग्लास पेपर वेट N1.5, ग्लास पेपर वेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि N किसका? ग्लास का, वो दिया हुआ है 1.5, ठीक है? ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर। उनका डायग्राम दिया हुआ है पर मैं अपना डायग्राम भी बनाऊंगा,
मेरे को बड़ा डायग्राम चाहिए, ठीक है। ये है अपना सर्कल, ठीक है। ये समझ लीजिए लाइन, ठीक है। ये समझ लीजिए लाइन, ठीक है। सचिन अगर मैं उसको जूम करूंगा ना, लिखने का स्पेस कम हो जाता है, और इसलिए मैं उसको उतना ही रहना देता हूं। मैं अपना अपना डायग्राम बना देना, ठीक है। ये मैं पकड़ लेता हूं क्लास सेंटर पॉइंट, पकड़ लिया क्लास मैंने सेंटर पॉइंट, बराबर है। सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा, बना लेते हैं, है बना लेते हैं, टेंशन नहीं है कुछ भी, सब चीज आंखों के सामने जितनी रहेगी उतना बेटर लगेगा, ठीक है ना। तो यहां से, अरे मेरे भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर, यानी कि रेडियस, बराबर। सब लोग को इतनी बातें समझ में आ रही है। और ये पेपर वेट है, पेपर वेट याद है आपको, ग्लास का एक पेपर वेट होता है जो ऐसे रखते हैं ताकि पेपर उड़े ना, उसको पेपर वेट बोलते हैं। तो ग्लास का एक पेपर वेट है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। हैज अ टाइनी एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट, मतलब अंदर एक टाइनी एयर बबल है, और होता भी है क्योंकि पेपर वेट के अंदर पानी टाइप चीज कोई भरी होती है, तो उसमें आपको एयर बबल दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सरफेस इज 2 सेंटीमीटर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस एक सरफेस से। अगर आप ये डायग्राम चेक करेंगे तो उन्होंने यहां कहीं पे एक ये बनाया हुआ है, बबल बनाया हुआ, ये एयर बबल है, ठीक है। और इस एयर बबल का जो डिस्टेंस है, इस एयर बबल का जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक का, ये जो आप एयर बबल का डिस्टेंस देख रहे हैं, इतना डिस्टेंस जो है ये 2 सेंटीमीटर का है। कौन है ये ब्लू कलर का डॉट, कौन है ये ब्लू कलर का डॉट? एयर बबल है, ये ब्लू कलर का डॉट एयर बबल है, ठीक है। वेयर विल इट अपीयर, मतलब ये बबल कहां दिखाई देगा? when seen from the other end। अनुराग सिंह इज आस्किंग एयर बबल मतलब क्या? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अनुराग बेटा, एयर बबल मतलब क्या? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? बबल, अनुराग, बबल, एयर बबल, कभी ऐसा पानी में मुंडी डाल के बुड़बुड़ किया, ऐसा क्या बुड़बुड़ किया ऐसे पानी के अंदर? नहीं किया। ऐसा मेले में कभी गए थे? ऐसा एक सोप का एक मेले में बेचता है, उसमें फूंक मारते हैं, सोप के बबल निकलते हैं ऐसे। बबल बबल अनुराग, बबल, एयर बबल, समझा अनुराग? दैट्स रियली ग्रेट। चलिए, क्या सवाल पूछा है बिल्कुल ध्यान से समझिए। वेयर विल इट अपीयर when seen from the other end? आंखें किधर हैं? आंखें किधर हैं वो देखो, इधर है आंखें, इधर है आंखें। आंखें कम, मछली ज्यादा दिख रही है वो मैंने जो बनाई है ना। इट इज लुकिंग लाइक मछली विथ बाल, है ना क्लास? इट इज लुकिंग लाइक मछली विथ बाल। मछली नहीं है, आंख है। क्या है? आंख है, आंख। अच्छे से बनाते, ऐसा बनाते। बढ़िया, आए, परफेक्ट। क्या अब आंख नजर आ रही है तुम्हें? क्या तुम्हें अब आंख नजर आ रही है? डन। बड़े आगे, बड़े आगे। सवाल कितने लोगों को समझ में आया? ये बबल किधर दिखाई देगा?
अगर आप यहां से देखते हो तो, अगर आप यहां से देखते हो तो बबल किधर दिखाई देगा? ठीक है, अब पहला सवाल का मैं जैसे सवाल पूछा ना, बबल किधर दिखाई देगा, तो कुछ बच्चे होते हैं वो सवाल का जवाब देते हैं सर जहां होगा वहां दिखाई देगा। और क्या, बबल कहां दिखाएगा, दिखाई देगा का मतलब क्या है? जहां होगा वहां दिखाई देगा। पर ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। बबल जहां है आपको वहां दिखाई नहीं देगा, बबल आपको कहीं और दिखाई देगा, क्योंकि आप किसी डेंसर मीडियम में देख रहे हो। आपकी आंखें एयर में हैं, आपकी आंखें कहां हैं? आपकी आंखें हवा में हैं, हवा में, एयर, ये एन ए है जो 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, बचपन में पढ़ा होगा। और आप किस में देख रहे हो? आप ग्लास में देख रहे हो। आप किस में देख रहे हो? आप ग्लास के अंदर देख रहे हो। जब ऐसा होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो चीजें जहां होती हैं वहां नहीं दिखाई देती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो, कभी गए हो, कभी ऐसा रिवर पे गए हो, रिवर, कभी ऐसा स्विमिंग पूल पे गए हो, स्विमिंग पूल पे गए हो कभी? है, अब आप ना रिवर के पास जाना और वहां पे ठहरा हुआ पानी देखना। नीचे ऐसा पत्थर बित्तर होंगे, नीचे ऐसे पत्थर बित्तर होंगे। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये रिवर ज्यादा गहरी नहीं है पत्थर देख के, पर जब पाव डालोगे ना, जब पाव डालोगे ना, तब समझेगा कि रिवर बहुत गहरी होती है। इस बात का अनुमान स्विमिंग पूल से लगाया जा सकता है कि जहां स्विमिंग पूल होता है उस स्विमिंग पूल के अंदर हर जगह पे इस तरह के बोर्ड्स लगाए होते हैं, और वो सारे के सारे बोर्ड्स आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि स्विमिंग पूल कहां पे कितना गहरा है। क्योंकि देख के ये बता पाना कि गहराई कितनी है ये नामुमकिन है, क्योंकि स्विमिंग पूल भले ही बहुत गहरा हो पर आपको लगता है स्विमिंग पूल इधर है, ऐसा दिखता है आपको स्विमिंग पूल। देखने के लिए आपको पानी ना, आपको ना स्विमिंग पूल का बेस ऊपर दिखाई देता है। अब किसी किसी का होगा सर ना तो हमने रिवर देखी है और ना तो हमने स्विमिंग पूल देखा है सर। तो भाई घर में बकेट तो होगी, नहाने के लिए बकेट होगी। हाँ, एक बकेट तो होगी घर में नहाने के लिए, बराबर है, राइट। उस बकेट को लो, उस बकेट में भरो पानी और ऊपर से झांको। तुमको ऐसा लगेगा ना बकेट इतनी सी है, तुमको लगेगा बकेट इतनी सी है, पर एक्चुअली बकेट इतनी है। बकेट का बेस जहां है तुम्हें वहां वो बेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम एयर से, ग्लास में नहीं, यहां पे वाटर में देख रहे हो। व्हेन यू सी फ्रॉम एयर इन वाटर, रिफ्रैक्शन की वजह से तुम्हें रियलिटी नहीं दिखाई देती। इसलिए क्या ये सवाल वैलिड है? बोलिए, इज दिस सवाल वैलिड? कितने लोग को लगता है सवाल वैलिड? वेयर विद द बबल अपीयर, हमें बताना है ये असली में कहां दिखाई देगा। मतलब तुम जब बाहर से देखोगे तो कहां दिखाई देगा, तुम्हें बताना है। कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आया? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। समझ में आया? पक्का? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। ठीक, एक और सवाल का जवाब मैं आपको पूछता हूं, ठीक है? अगर ये इंसान यहां खड़ा है और एक और इंसान यहां खड़ा है, मेरा सवाल आपसे ये है, इस इंसान को ये इंसान क्यों दिखाई दे रहा है और इस इंसान को ये इंसान क्यों दिखाई दे रहा है? बोलो। या मैं आपको आसान सवाल पूछूं, या मैं आसान सवाल पूछूं, आप अपने आजू बाजू चीजों को क्यों देख पाते हो? बोलो, आजू बाजू आप अपनी चीजों को क्यों देख पाते हो? क्योंकि आपके आजू बाजू होगी एक सोर्स ऑफ लाइट। हो सकता है वो अभी आपके घर में जल रही हुई ट्यूबलाइट हो। उस ट्यूबलाइट से एक लाइट पड़ती है इस इंसान के ऊपर,
फिर वो इंसान इस लाइट को करता है रिफ्लेक्ट, और अब आपको ये इंसान दिखाई देगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो आदमी है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट इसके ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में गिरती है, तब जाके आपको यह आदमी दिखाई देता है। किसी को बात समझी मैंने क्या बोला? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अगर लाइट होती कि नहीं होती। मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मुद्दा क्या है, मुझे तो तुम्हें समझाना है कि ऑब्जेक्ट provides ray of light. Object provides ray of light. भले ही ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, फिर भी लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से निकलती है। मेरा क्वेश्चन क्या आपको समझा? क्या आपको समझा कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपके लिए ऑब्जेक्ट है वो रे ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है, भले ही ऑब्जेक्ट खुद से लाइट प्रोड्यूस ना करता हो। जैसे कि एक इंसान, क्या ये इंसान खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। पर फिर भी आपको ये इंसान क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस इंसान के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, और वो सूरज की किरणें इंसान पे पड़ के रिफ्लेक्ट होती है आपकी आंखों में, तब जाके वो इंसान आपको दिखाई देता है। पर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये रे ऑफ लाइट इस इंसान ने खुद ने प्रोड्यूस की, ऐसा नहीं है। इसने ये रे ऑफ लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं की। देखो, भले ही ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, फिर भी लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से निकलती है। कैसे निकलती है? रिफ्लेक्शन की वजह से निकलती है। क्या आपको बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन की वजह से निकलती है। विवेक चौहान, 4 बार बोला मैंने, ध्यान से मेरी बात को समझे। किसकी वजह से निकलती है? किसकी वजह से निकलती है? रिफ्लेक्शन। बात को समझे। अभी आपको आजू बाजू में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि उस पे लाइट पड़ के आपके पास आ रही है। किसी को बात समझा? आपको कोई चीज क्यों दिखाई दे रही है? अगर अंधेरा हो जाए, अगर आपके घर पे अंधेरा हो जाए, आप अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट निकालते हो, आप अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट लगाते हो, और मोबाइल की टॉर्च लाइट से आप चीजें ढूंढते हो। होता क्या है? मोबाइल से टॉर्च लाइट निकलती है, उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में आती है, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, भले ही ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, भले ही ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस ना करता हो। इसलिए मैंने आपको पूछा, इस आदमी को यह आदमी क्यों दिखाई दे रहा है, और इस आदमी को यह आदमी क्यों दिखाई दे रहा है? क्या यह आदमी सोर्स ऑफ लाइट है? नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है। सूरज की किरणें उस आदमी पर पड़ती हैं, वो आदमी वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके आपको वो चीज दिखाई देती है। समझ में आया? समझ में आया? अब इसी बात पे तुम बन सकते हो एक साइंटिस्ट। बड़े होके तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे तुम अभी से काम करना शुरू कर दो। सोचो, अगर मैं एक आदमी हूं, यहां पे सूरज है, सूरज ने मेरे ऊपर लाइट फेंक के मारी, पर मैंने अगर मेरी बॉडी से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं की, तो क्या मैं सामने वाले इंसान को दिखाई दूंगा? सोचो, इनविजिबल होने का तरीका यह है। अगर आप गायब होना चाहते हैं तो आप ऐसे कपड़े पहन लो, या ऐसी कोई चीज कर लो जो आपके बॉडी पे पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट ना करता हो। आप सामने वाले इंसान को दिखाई नहीं दोगे। ब्लैक कलर
रिफ्लेक्ट नहीं करता पर वो एमिट करता है। ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता पर वो एमिट करता है। इसलिए ऐसी चीजें अभी तक से बनना मुश्किल है। समझ में आया इनविजिबल होने का तरीका क्या है? समझ में आया किसी को कुछ? डिड यू अंडरस्टैंड? अब लॉजिक बैठ रहा है, अब लॉजिक बैठ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको कोई इंसान क्यों दिखाई देता है। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो दिखाई नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल वो खुद खुद लाइट प्रोड्यूस करता ना हो। सब चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है क्रिश, इस धरती पे सब चीज ऐसी है। इसलिए तो आपको बोला साइंटिस्ट बनने का तरीका है। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम हमारे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये कौन है भाई? ये ऑब्जेक्ट है। कौन है भाई? ये ऑब्जेक्ट है। अब अभी की जो नॉलेज आपने प्राप्त की, क्या आप वो नॉलेज लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी आंखों को ये ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आपकी आंखों को ये ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? सिमिलर सवाल मैंने अभी पूछा था, उस आदमी को ये आदमी क्यों कब दिखाई देगा? तो अब तुम्हारे पास उसका सवाल है, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है कि सर, मेरे पास इस सवाल का जवाब यह है कि जब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट मेरे आंखों में आके गिरेगी, मेरी आंखों में आके गिरेगी, कहां से लाइट आएगी? ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी और मेरे आंखों में गिरेगी, तब सर मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बोलो बोलो बोलो, क्या तुम्हें बात समझ में आई? अब देखो, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट के पास लाइट कहां से आई। हमारा मुद्दा वो नहीं है। हो सकता है बाजू में सूरज हो, वो मुद्दा नहीं है हमारे पास। मुद्दा ये है कि ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रे ऑफ लाइट। फ्रॉम वेयर डज द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड रे ऑफ लाइट, वो मुद्दा नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रे ऑफ लाइट, ये मुद्दा है। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, तुम्हारी आंखों में आई, आंखों में आई, तब जाके तुम्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। बोलो बोलो, ये बात कितने लोग को समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है पब्लिक में ना, जीरो एक्साइटमेंट है। इधर मैं ही खुश होता हूं, मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं ही डांस करता हूं, मेरे को ही मजा आ रहा है, मेरे को ही वो डॉट दिख रहा है, मेरी आंखों को दिख रहा है, मेरी आंखों में लाइट आ रही है। बाकी पब्लिक ऐसे सन्नाटा है ना। अबे किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? पक्का एकदम मजा नहीं लाइफ, एकदम मजा नहीं। सचिन बोलता है सर सबको अनम्यूट करो फिर देखो। सबको अनम्यूट करके फिर देखने लायक कुछ बचेगा ना, इतनी चिल्लाओगे तुम लोग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब तुम सोच रहे होंगे, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बताते क्यों? आपने क्यों बताया हम लोग को ये सब चीजें कि कौन सा आदमी किधर दिखेगा बिकेगा, या क्या इस चीज का तुम्हें क्या जरूरत था? इस चीज का हमें जरूरत इसलिए था क्योंकि तुम्हें ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि लाइट कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है। क्योंकि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हें जाना और आना पता होना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें अभी ये बात बताई। अगर मैं अब किसी से सवाल पूछूंगा कि लाइट कहां से आ रही है, तो उसके पास जवाब है लाइट ग्लास में से आ रही है। लाइट कहां पे जा रही है? लाइट एयर में जा रही है। आंखें खोलो और देखो मैंने कैसे पता किया लाइट कहां से कहां जा रही है और लाइट कहां से आ रही है। ऑब्जेक्ट अगर ग्लास में रखा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है लाइट ग्लास में से आ रही है और लाइट एयर में जा रही है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? गॉट इट है क्या? गॉट इट है क्या? तैयार फॉर्मूले लगाना? तैयार फॉर्मूले लगाने के लिए? तैयार? बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, खुद का दिमाग लगाना है। गाना हमने गाना है, गाना हमने गाना है। जा रही है, आ रही है, अपॉन आर बराबर जा रही है, आ रही है,
RVU, RVU, काम खत्म, बराबर। ये जो डिस्टेंस है ये है आपका U, बराबर। वो अभी बाद में देख लेंगे, अभी फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये है आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। लाइट किस में जा रही है? लाइट एयर में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लाइट कहां से आ रही है? ग्लास में से आ रही है, अपॉन आर। लाइट कहां जा रही है? एयर में जा रही है, अपॉन वी। लाइट कहां से आ रही है? ग्लास में से आ रही है, अपॉन यू। ये लगाया आपने फॉर्मूला। ऐसे लगता है फॉर्मूला। अब अगर तुम वो n2 माइनस n1 रट्टा मार के बैठ जाते बेटा, तो कहां से फॉर्मूला लगाते? जब तक तुम्हें यही नहीं पता है कि फॉर्मूले का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये जा रही है आ रही है में पूरी दुनिया छुपी हुई है, जब तक तुम ये नहीं लगाओगे तब तक कैसे लगाओगे भाई? किसी को समझा? Na, आयुष, Na रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है मेरे भाई, लिखा है ना यहाँ पे, ये लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। Ng क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लिखा है ना बेटा, यहाँ पे लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, 10वीं क्लास। याद आया? याद आया? किसी को समझा फॉर्मूला कैसे लगाना है? किसी को समझा फॉर्मूला कैसे लगाना है? किसी को समझा फॉर्मूला कैसे लगाना है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ डू यू अप्लाई द फॉर्मूला? जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, RVU। इज इट क्लियर? Everybody has understood this thing. Come on. Don't rectify n2 minus n1 upon r, n2 minus n1 upon v and u. वैसा रट्टा नहीं मारना है, आप कभी भी उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या मुझे कोई बता सकता है u की वैल्यू कितनी होगी? Can anybody tell me how much will be the value of u? Come on, come on, come on. u की वैल्यू कितनी होगी? अगर उसका रेडियस, अगर उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, अगर उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, तो उसका टोटल डायामीटर, उसका टोटल डायामीटर कितने का होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। 6 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर माइनस करो, आपका u आएगा -6 सेंटीमीटर। और आपका r आ रहा है, आपका r आ रहा है -3 सेंटीमीटर। कोई बता सकता है मैंने माइनस साइन क्यों लगाया? Can anybody tell me why I'm using u as -6 and r as -3? r तो 3 था, ये तो पहले से तुम्हें समझ में आया। r तो रेडियस पहले से 3 था, इसलिए कैपिटल R भी 3 हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में है r, जो है वो कर्व सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से r भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। समझा? समझा? ये आपका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस। इस वाले कर्व सरफेस में आप इंटरेस्टेड हो, ये वाले कर्व सरफेस आपकी आंखों के पास है। ये वाले कर्व सरफेस से लेफ्ट हैंड साइड में आर है, राइट हैंड साइड में यू है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? सॉरी, मैंने 6 लिख दिया क्या यहां पे? 4, बराबर। यस 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 मिथिल, यस ओम, थैंक यू सो मच। बोलो बोलो, यू एंड आर की वैल्यू सबको समझ में आई? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड यू एंड आर की वैल्यू? अब सिर्फ पुट करना बाकी है। पुट करें, कैसे पुट करेंगे? एयर माइनस ग्लास, एयर बाय वी माइनस ग्लास बाय यू, यही फॉर्मूला होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है,
R की वैल्यू -3 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, V हमें निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, U हमारा -4 है, बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको -4.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसका मतलब आपको इमेज कहां दिखाई देगा? 4.8 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, 4.8। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है? अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है? अभी ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर पे। अभी ऑब्जेक्ट कहां है? 4 सेंटीमीटर पे। आपको 4 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई देगा, 4.8, मतलब इधर किधर तो आपको इमेज दिखाई देगा। दिस कैन बी टेकन एज 4.8, दिस कैन बी टेकन एज V बराबर -4.8 सेंटीमीटर। मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसके भी आगे आपको उसका इमेज दिखाई देगा, मतलब असली में आपको दूर दिखाई देगा। किसी को समझा? यस यस क्रिश, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? सबको अंडरस्टूड है? कोई डाउट पूछना चाहता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, हरदम याद रखें। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, ठीक है। नहीं पूछेगा सचिन, उसके लिए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी देना चाहिए, है ना। जब तक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं देगा, आप साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे? यस सूरज, रियलिटी में ऑब्जेक्ट आगे है, पर आप जब उसको देखोगे तो आपको पीछे दिखाई देगा। यस 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 यस, जब आप रियलिटी में एयर से वाटर में देखते हो तो आपको नजदीक दिखाई देता है। दैट इज अ डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है शिफा? जैसे एक डाउट मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया डाउट है। शिफा ने अभी एक डाउट पूछा है कि सर अगर ये पानी है और मैं यहां से खड़े होके पानी में देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग लाइक दिस इन द वाटर, सो अगर पानी यहां है, पानी की गहराई इतनी है, तो मुझे पानी एक्चुअल में ऊपर दिखाई देता है, नजदीक दिखाई देता है, राइट। बट हमने अभी जो एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो अभी ये वाले एग्जाम्पल में, मतलब जब मैं पानी में देखता हूं तब मैं एयर में होता हूं और मैं पानी में देखता हूं, मतलब मैं यहां पे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहा हूं, बराबर है, ठीक है। मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहा हूं, तो मुझे यहां पे चीजें नजदीक दिखाई देती है। पर सर अभी भी तो मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही देख रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं एयर से ग्लास में देख रहा हूं, बराबर है। तो मुझे चीजें दूर क्यों दिखाई दे रही हैं? फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि जो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो मुझे ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा? याद रखिए, आपको असली वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, आपको इमेज दिखाई देगा। आपको ये वाला ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, आपको ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मतलब आपको उसका इमेज दिखाई देगा। तो सवाल ये है कि वो मुझे दूर क्यों दिखाई दे रहा है? दूर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पानी कर्व नहीं होता जब आप देखते हो। यहां पे आप जिस सरफेस के थ्रू देख रहे हो वो सरफेस एक कर्व सरफेस है, इसलिए आपको दूर दिखाई दे रहा है। इस कर्व सरफेस की नेचर की वजह से ऐसा हो रहा है।
पर उससे अच्छा क्या तुम्हें फॉर्मूला लगाना आया? अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना नहीं आया बेटा, तो मेरी 2 घंटे की मेहनत बर्बाद है, और फिर मेरा इज्जत का फालूदा भी है। तुम अगर दुकान पे फालूदा खाने जाओगे तो और मिलेगा तुमको इमरान सर के इज्जत का फालूदा, अगर तुमको ये फॉर्मूला लगाना नहीं आया तो।